ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा एम्पियर सर्किट लॉ होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस नोट करा रहे हैं जो आप अपने कॉपी पेन को उठाइए और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे बेटा, कौन सा? P18। आप गूगल ड्राइव खोलेंगे, उसमें से जहां से आपने P17 वाला डाउनलोड किया था, आप कौन सा डाउनलोड करेंगे? P18 करके देखेंगे मॉड्यूल, उसमें मैग्नेटिज्म वाला मॉड्यूल है। मैंने P18 के हिसाब से ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो भी मैं लिखवाने जा रहा हूँ P18 का है। P18 मॉड्यूल में आपको दिखा दूं, 17 वाला होता है P18, ठीक है, ये रहा ना P18 वाला। इसकी शक्ल दिखा दूं, ये रहा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके हिसाब से इस पे जो पेज नंबर ऊपर डाला हुआ है, मैंने अभी डाउनलोड किया 1, इस पेज नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को नोट करिए, P18 मॉड्यूल। तो पेज नंबर 8 पे फटाफट लिख लो सब लोग। पेज नंबर 8 पे, पेज 8 पे क्वेश्चन नंबर है, ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है पेज 8 पे सारे करना। और पेज 9 पे जो तुम करना वो है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10 कर लेना। और पेज नंबर 10 पे मैंने बैठ के शॉर्टलिस्ट किया ताकि कम क्वेश्चंस करके ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लेना। और पेज नंबर 11 पे है, ये जितना आप कुछ मैंने पढ़ा रखा उन सबको मिला के मैंने दिया है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 11 पे है क्वेश्चन 13 और 15 कर लो तुम। और पेज नंबर फिर आ रहा है 14, 11 के बाद 14, 14 पे तुम कर लेना क्वेश्चन 2, 3 और 6। और पेज नंबर 15 पे तुम करो क्वेश्चन नंबर 2 और 5। और पेज नंबर 16 ये लास्ट है, इस पे आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आप करिए। और हम जो है थर्सडे का लेना, कल कौन सा दिन है? यस सर, थर्सडे को हमने शुभ मुहूर्त निकाला है किस चीज का? डाउट क्लास। डाउट क्लास। कल थर्सडे, आप आज का समय आपके पास है, कल दिन भर का समय है, रात का वक्त है, ठीक है। आप लोग रात भर जाग के मोबाइल तो चलाते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो सर, है ना। तो थोड़ा सा वहां से वक्त निकाल के आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिएगा। तो हम कल जो है थर्सडे को डाउट का सेशन ले लेंगे, तो जितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उसको हम कल डिस्कस करेंगे। वरना नेक्स्ट हम जो है अगले हफ्ते तक तो उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट थर्सडे तक। यस सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शर्त है कि थर्सडे को ही बताएंगे सर, उससे पहले तो पंडित जी ने मुहूर्त ही नहीं निकाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि कोई मुहूर्त नहीं है, आप अगर बीच में पूछना चाहते हैं एक दो प्रॉब्लम तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, वरना नेक्स्ट थर्सडे को तो हम ऑल क्वेश्चंस को उठा लेंगे, ठीक है। अच्छा, डे फिक्स करने का एक फायदा ये है कि क्लास जो चल रही है वो एक फ्लो में चलती रहेगी ना, और आपको भी पता रहेगा कि थर्सडे को तो हमारा ये मामला होना ही है। और इस संडे को तो फिजिक्स का टेस्ट नहीं होगा, कि फिजिक्स का होगा, किसका होगा? नो सर, सर पता नहीं, अभी बताया ही नहीं। हाँ, अभी नहीं, फिजिक्स का तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इस मंडे को तो टेस्ट डिस्कशन होना नहीं है, ठीक है। तो थर्सडे को उठा लेंगे। ओके, चले आगे बेटा, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अभी नोटेड डाउन। यस इसको करिएगा ना P18 मॉड्यूल से, P18 मॉड्यूल का जो आप क्वेश्चन उठाएंगे P18 मॉड्यूल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से ये चीज होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप लोग ना एक मॉड्यूल को प्रिंट कराएंगे, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ, अगर इफ यू वांट टू, देखिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगता आपको, यहाँ से तो 28 पेज का मॉड्यूल है। कितना बेटा? देखो यहाँ पे दिख रहा है 28 पेज। अगर आप 1 रुपए पेज भी प्रिंट कराते होंगे तो 28 रुपीज का ये प्रिंट हो जाएगा। मेरा आप लोगों से कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है, एक विनती, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रिंट करा लो, ठीक है। 28 पेज मतलब कितने रुपए? 28 रुपए। सुन रहे हो क्या? यस सर। और प्रिंट करा लो प्लीज, इसको प्रिंट करा के इसको अपने पास रख लो। और पिछले वाले में कुछ ऐसे ही 25-26 पेज है, तो 50-60 रुपए खर्च कर लो अपने करियर के लिए, ठीक है। वैसे भी आप लोग आइसक्रीम खा लेते हैं बड़ा वाला 30 रुपए में, तो ये भी एक खर्च कर लीजिएगा ना। खा ही लेते होंगे आइसक्रीम कि नहीं खाते? यस सर। हाँ, 30 का आता है वो वाला जो कोन वाला होता है, 20 का आता है वो बार वाला। तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर भी खर्च कर दीजिएगा,
तो 30 रुपीज का ये दोनों 60 रुपए में दोनों प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे बहुत फायदा होगा, जहां पे आप पढ़ते हैं वहीं पे सामने रख दीजिएगा, ताकि आप जब देखें तो आपको डर लग जाए, अरे यार क्या इसका डाउट है। मोबाइल में रहता है तो मोबाइल में आप खोलते हैं डाउट करने के लिए, फिर पता चला कोई कुछ और देखने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था, यस सर। ठीक है। और हमने बताया था कि एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में वही रोल अदा करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस भाई का रोल अदा करता है, ऐसा ही है। सर और Yes, sir. कूलम्स लॉ जो रोल अदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, चार्जेस के लिए, वही रोल अदा करते हैं बायोट सावर्ट लॉ किसके लिए, करंट एलिमेंट्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ठीक है। तो अभी हमसे एक टॉपिक छूट गया था जो मैं देख रहा था बीच में, उसको मैं कर लेता हूँ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, बहुत कॉमन टॉपिक है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर लिया, इनफाइनाइट वायर, और उसके बगल में एक दूसरा इनफाइनाइट वायर ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d। इसको मैंने मान लिया करंट 1 I1, इसको क्या मान लिया बेटा, करंट 2 I2। तो करंट 1 की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और वो यहाँ पे करंट 2 पे जाके पहुंचेगी, तो करंट 2 पे यानी वायर 2 पे कुछ फोर्स लगेगा। इसी तरह से वायर 2 कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पे पहुंचेगा और इसके ऊपर भी एक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि करंट वायर 1 की वजह से यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या आप चेक करके राइट हैंड थंब रूल लगा के चेक करके बता सकते हो कि वायर 1 की वजह से वायर 2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ? चेक करो, चेक करो जरा राइट हैंड थंब रूल से। पकड़ो वायर को, वायर 1 को होल्ड करो जरा, वायर 1 को किधर जा रहा है, तो वायर 1 को होल्ड किया मैंने, तो वायर 1 को होल्ड करने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल। यस सर। तो मैंने राइट हैंड टूल लगा तो देखा यहाँ पे ऐसे फील्ड है, मतलब यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है क्या? यस सर। बोलो भाई सही क्या? ठीक है। यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर मैं वायर, इसको B1 मान लेता हूँ, वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वायर 1 पे, जरा उसका डायरेक्शन चेक करके दिखाना क्या आ रहा है। ये हो गया वायर 2, वायर 2 को होल्ड किया मैंने, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी, और ये रहा राइट हैंड थंब रूल, ये बाहर की तरफ आ रहा है, यानी वायर 2 की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 वो बाहर की तरफ आ रहा है क्या? Yes, sir. एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? यस सर। यस सर। तो अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर। वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर 1 पे कुछ फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर। क्या फार्मूला निकाला मैंने फोर्स का, याद है क्या? आई एल क्रॉस बी, आई Sir. सर। आई एल क्रॉस बी। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये लिखते हैं फोर्स ऑन ड्यू टू I1। सर ये जो डेरिवेशन आज ही किया स्कूल में, सर ये डेरिवेशन आज, अच्छा भाई तब तो आपको मजा आ गई, आज तो आप इसको फौरन आपके दिमाग में पूरा पक्का बैठ जाएगा, ये बहुत अच्छा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू वायर 1 की वजह से क्या होगा, देखिए ओवरऑल हम सबका एक एम होना चाहिए कि कंपटीशन कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, कंपटीशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे यहाँ अवंती लर्निंग सेंटर के अवंती के टीचर्स हो या आपके पेरेंट्स हो, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मिलजुल कर कि आपको किस तरह से ऊपर उठा के ले जाए, और इस कोऑर्डिनेशन से एक्चुअली सबको फायदा है, हमारा भी आप उनका भी फायदा, ठीक है। तो इसको एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने वो चीज स्कूल में पढ़ा वो यहाँ भी पढ़ लेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा आई, कौन सा आई, करंट किसकी में निकाले, I2 L क्रॉस B1। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड है वायर 1 का, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बोलो जरा? यस सर। यस सर। तो अगर मैं देखूं कि करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है B1, थीटा क्या 90 डिग्री हो गया, तो यहां पे अगर मैं लिखूं I2 L B1 साइन 90 आ रहा है क्या, बोलो जरा? साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 1। तो यहां से अगर मैं लिखूं F21 टोटल, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालो, लेट मी फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले मैग्नीट्यूड, तो हो गया I2 L B1, और B1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1,
सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ऐसा है क्या? नो सर। स्क्रीन विजिबल है, आप मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। और मैग्नेटिक फील्ड निकालू स्ट्रेट वायर के से इनफाइनाइट वायर के से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी निकाला क्या? आई होप ये याद होगा तुमको। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 पाई डी साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। तो इनफाइनाइट वायर होने की वजह से पाई 1 पाई 2 कितना हो जाता है? 90। तो ये वाला फॉर्मूला जाता है, ठीक है। तो मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो I2 एल B1 की जगह क्या लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 I1 2 पाई डी। तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई डी। ये फॉर्मूला होता है किसका? फोर्स ऑन अ वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है। यहां तक नोट समझना है कि बहुत सिंपल डेरिवेशन था बेटा, बहुत ही आसान डेरिवेशन था, बहुत ही आसान डेरिवेशन था। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं सर बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो एल क्या है? एल क्रॉस बी करके देखो बेटा, एल ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। क्या थंब मेरा लेफ्ट साइड पे जा रहा है? Yes, sir. इट मींस जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है, क्या ये हो गया मेरा F21 का डायरेक्शन? Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये हो गया इनवर्ड की तरफ हो गया। इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। म्यू1 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी डी क्या होगा? दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे एक बात लिख देता हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड, यहाँ अकॉर्डिंग टू द फिगर लेफ्ट हो गया, फिगर के हिसाब से लेफ्ट हो रहा है। किस पे? वायर 2 के ऊपर फोर्स निकाला मैंने, ड्यू टू वायर 1 F21 मैंने लिखा 921। सर B2 में जो डायरेक्शन आई मैग्नेटिक फील्ड की वो बता दो एक बार। मैं B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। यस सर। ठीक है, अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बता। यस सर, कर लिया। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया इसको क्या? यस सर। अब जरा ये देखो, मैंने ये वायर 2 बना रखा है, ये वायर 2 है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर तुम्हें फिर से। ये हमने मान लिया क्या? वायर 2 यहाँ पे कुच्चे में लिख दिया, और ये हो गया मेरा वायर 1 के लिए मैं बस पॉइंट बना देता हूँ। तो वायर 2 एक स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अगर ये वायर 2 है तो क्या मेरा वायर 1 यहाँ पे कहीं है ना? ठीक है, यही तो पॉइंट है। जरा मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के देखो स्ट्रेट वायर की वजह से। आप जरा होल्ड करिए वायर को, होल्ड करिए वायर को, और लेफ्ट साइड में वायर 2 के लेफ्ट पे अपने फिंगर्स को देखिए कि आपकी तरफ आ रहे हैं क्या? लेफ्ट साइड, बिकॉज जो B1 है जो वायर है 1 है वो वायर 2 के लेफ्ट पे, तो थंब को ऊपर किया, क्या वायर 2 लेफ्ट साइड में आ रहा है? यस सर। आ रहा है क्या? तो Yes, sir. क्या फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? हेलो। यस सर। कर रहे हैं? यस सर। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो क्या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा क्या? विल इट बी समथिंग लाइक दिस? इज दिस समथिंग लाइक दिस? कि यहाँ Yes. पे मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे बन गया, लेट मी शो आउट। तो इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आ रहे हैं वो आउटवर्ड यानी डॉट के फॉर्म में मैंने बना। ठीक है, आप समझ में आ गया क्या? यस सर। और वायर 1 की वजह से जो वायर 2 है वो यहाँ पे है, यहाँ जो मैं डॉट Yes, खींच रहा हूँ, डॉट जो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन अ क्रॉस। ठीक है, यस सर। यस अच्छा, सर। तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स बिटवीन टू वायर्स। फोर्स बिटवीन टू वायर जो फॉर्मूला आया F21 आया क्या? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ। अब यहां से क्योंकि वायर इनफाइनाइट है तो मैं निकालता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, उसका लेंथ तो फिक्स है नहीं, तो आप लिखोगे F/L। F/L करोगे तो क्या? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा क्या? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाता है वहां से हम निकालते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का लेंथ तो फिक्स है नहीं बेटा, लेंथ तो उसका इनफाइनाइट है, तो अब Yes, लेंथ sir. की वैल्यू क्या? तो फोर्स भी टोटल फोर्स निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसलिए हम जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल फोर्स की बजाय क्या कैलकुलेट करते हैं?
फोर्स पर यूनिट लेंथ। और याद रखना यही डिफिनीशन यूज की गई है, ये वाली डिफिनीशन यूज की जाती है फॉर डिफाइनिंग करंट। करंट को डिफाइन करने के लिए ये वाली डिफिनीशन यूज की जाती है फॉर डिफाइनिंग करंट। करंट की फॉर डिफाइनिंग करंट यानी 1 एम्पियर ऑफ करंट की जो डिफिनीशन आती है वो इस फार्मूले से आती है। बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फॉर 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो क्योंकि हम हर चीज को डिफाइन करते हैं ना, कि वजह से हम पूछो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, 11th क्लास में आपने बिल्कुल शुरू में पढ़ा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज वन वन मोल अमाउंट कितना होता है, 1 मोल, और 1 केल्विन कितना होता है, तो 1 एम्पियर करंट कितना होता है, वो इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। फोर्स बिटवीन टू वायर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बिटवीन टू वायर्स, ठीक है। ओके बेटा, तो ये फॉर्म है। अच्छा यही अगर आप ना इसका उल्टा करोगे, मैंने फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 निकाला है, अगर आप इसका उल्टा निकालोगे ना, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, तो आप इसको ये लिखोगे F12 वेक्टर। तो आप ये देखेंगे कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। बस लेंथ जो आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसमें फोर्स इधर की तरफ था तो इसमें फोर्स इधर आ जाएगा, करके देखिएगा। तो दे आर अट्रैक्ट, इसमें दोनों वायर क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों वायर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज अभी आप और देखेंगे, मतलब अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन ऑफ। इसको करके देखिएगा, बहुत छोटी चीज है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा कर लिया। अगर आप ना ऐसे करोगे ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट कर लोगे, अपोजिट, तो फोर्स तो सेम आएगा, फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। लेकिन आप देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से फोर्सेस आ रहे हैं वो रिपेल कर रहे हैं, तो अपोजिट करंट होगा तो रिपेल करेगा। ये उल्टा हो गया, मतलब देखिए लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, सेम करंट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और अपोजिट करंट क्या कर गया, रिपेल कर गया। चलो इसको नोट करो, फार्मूला सब दोनों केस में फार्मूला यही रहेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है। सब कुछ ऐड करो। सॉरी प्रीवियस वाला, चलिए यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये है मेरे पास फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चाहे आप 1 का 2 से निकालो, चाहे 2 का 1 से निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगा, ठीक है। Yes, sir. डायरेक्शन यू विल गेट डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। अब जरिए मैं सीधे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको जेईई मेंस का, और आगे बढ़ जाऊंगा। 2020 19 से 21 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन जेईई मेंस का कराऊंगा। सभी लोग को क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. बहुत आसान भी प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं, 2 इनफाइनाइट वायर से I1 I2, उसके बीच का सेपरेशन भी दे दिया है। कह रहा थर्ड वायर C is carrying current I is to be kept parallel to them at a distance x such that net force on it is 0। मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत आसान है, मतलब 1 वायर की वजह से फोर्स निकालो, सेकंड वायर की वजह से फोर्स निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या हो, ये है जेईई मेंस का प्रॉब्लम। सॉल्व करो अपना, एटलीस्ट 2-3 मिनट लगाओ और मुझे आंसर
ट्राई करिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, 1 और ए और सी के बीच का फोर्स और बी और सी के बीच का फोर्स इक्वल अपोजिट कर दीजिए और आंसर लेके आइए। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है अवनीश, वेरी गुड, वॉट एवर यू आर गेटिंग। थर्ड वायर उनके पैरेलल रखा गया है। ओके, शिवांगी जोशी का भी ऑप्शन आ रहा है, दीपिका ठाकुर का भी आ रहा है, वाह क्या बात है, शाइनी का भी आ गया। तुम लोग तो बड़े कमाल कर रहे हैं। 4 बच्चों का है, मैं 1 मिनट और समय दे रहा हूँ। फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखवाया है। और भरमौरी बॉय, ये कौन सा है भाई, क्या नाम रख दिया तुमने अपना? Tanya is also giving the same option. चलिए ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चलो मैं सीधे ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 आ रहा है और आपको बता दें 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। तो अवनी, शिवांगी, दीपिका ठाकुर, शाइनी और तानिया और कौन है, कशिश चौधरी, इन सारे बच्चों ने सही ऑप्शन दिया। तो मैं दोनों की वजह से फोर्स निकाल के इक्वेट कर लूं, क्या फॉर्मूला बेटा, फोर्स पर म्यू नॉट I1 I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस क्या हो गया x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 I अपॉन 2 पाई। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, हाउ मच इज दिस, ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा क्या, बोलो ना, d minus x। d माइनस एक्स। इक्वेट कर दिया, म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म, I से I Yes, खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 pi से 2 pi। 2 पाई खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, I1 ब्रैकेट में d माइनस एक्स और Yes, sir। I2 ब्रैकेट में x, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे को बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो x ले आता हूँ, I1d माइनस I1x इज इक्वल टू I2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास I1 प्लस, 1 मिनट कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, I2x, व्हाट आई एम डूइंग मिस्टेक, I1d अपॉन I1 माइनस I2 होगा ना, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, अच्छा सॉरी, इन दोनों का दे शुड बी इक्वल, डायरेक्शन भी तो कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। यस, हमको डायरेक्शन भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। यस बोलो भाई, कहाँ चले गए दोस्त में फोन, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या लिखे, माइनस लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। Yes, sir। तभी तो मुझे सही वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं क्या कर दूं, लेट मी से माइनस लगा दिया, तभी तो मुझे सही ऑप्शन मिलेगा, इट विल बी माइनस I2x। तो हमें क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू, क्योंकि दोनों की फोर्सेस की वैल्यू इक्वल कैसे कर सकता हूँ, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो एक अगर मान, अभी तो हम मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कर रहे हैं, एक 4 है तो दूसरा -4 टाइप होगा, तो इट विल बी समथिंग, x की वैल्यू अगर ले लें तो I1 माइनस I2 अपॉन I1d। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, I1d अपॉन I1 माइनस I2, ये आंसर आ रहा है, ठीक है ओके। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक बार देखो, अगर हम कह रहे हैं कि एक बार फॉर एग्जांपल ले ले, अगर ये मान लो 20 सेंटीमीटर है
और ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 20 minus 15 हो जाएगा, 15 होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मैं 5 रख दूं और ये 15 हो जाए, तो दो पॉसिबिलिटीज है ना बेटा। Yes, ठीक है, अच्छा दूसरे एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि x की वैल्यू, और एक ये भी हो सकता है कि वायर जो है वो वायर जो है यहां से बाहर रखा जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वायर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वायर है, द थर्ड वायर सी कैरिंग आई इज टू बी केप्ट पैरेलल टू देम एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, अभी हमने ये पता करना है पैरेलल है, तो पैरेलल आप उसको 3 जगहों पे रख सकते हैं ना। अभी तो ये हमने फॉर्मूला जो हमने दिया है, अभी थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखो बेटा आप लोगों ने पैरेलल टू x रखने के लिए मुझे चलो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ना, क्योंकि जेई का प्रॉब्लम है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये I1 है और ये I2 है। जरा इसका लोकेशन मान लो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सभी लोग को आवाज आ रही क्या मेरी? yes sir, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ किधर रखा गया है। मान लो इस साल क्वेश्चन पूछते कि वो लेफ्ट ऑफ I1 या बिटवीन I1 एंड I2 या फिर I2 के राइट में, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? yes sir, तो चलो उसको देखते हैं। अगर हम बीच में रख दें बेटा, बीच में मान लो रखते हैं, तो देखो क्या होगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अच्छा, और ये I2 और ये क्या अपोजिट, अपोजिट में क्या होता है, रेपेल। रेपेल मतलब ये यार, ये दोनों फोर्स तो एक डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब बीच वाली पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, खत्म हो गई क्या? ओके, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यानी कि वायर को बीच में नहीं रखा जा सकता। एक पॉसिबिलिटी ये कि मैंने जो है वायर को इधर रख दिया I, और करंट को हम ऊपर मान लो, कहीं भी मान लो ऊपर। अब जरा चेक करो, I1 और I के बीच में सेम डायरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन, और I2 और I देखे अपोजिट आ रहे हैं क्या, yes sir, तो ये रिपल्शन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। am I right? बोलिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटा, व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इसको तुमने मान लिया I1, इसको तुमने मान लिया I2, और वायर को तुमने यहां रख दिया, इस तरफ रख दिया। बोलो ना यार। ठीक है, तो अगर आपने इधर रखा तो अगर ऊपर मान लिया तो I1 और I क्या सेम डायरेक्शन में होंगे? I1 I अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन है रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हो गया तो इधर आ गया, और I2 और I अपोजिट हो गए तो रिपल्शन हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसका मतलब वायर को दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो वायर को हम लेफ्ट ऑफ द I1 रखें, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप लोग नोट करिएगा, लेफ्ट ऑफ I1। तो लेफ्ट ऑफ I1 रखेंगे, लेफ्ट ऑफ I1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी क्या, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से x ये है। तो जब वायर को आप यहां रखोगे तो x नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, बोलो जरा, x नेगेटिव होगा कि नहीं, बोलो। yes ठीक है, और अगर तुम राइट ऑफ I2 रख दोगे, राइट ऑफ I2 रख दोगे तो ये तुम्हारा पॉसिबिलिटी होगा, वायर ऐसे है और ऐसे है, और ये तुमने मान रखा x, वायर को तुमने यहां रख दिया, तो x क्या हो गया, अब x राइट साइड तुमने माना था, वायर भी राइट साइड है, तो x पॉजिटिव हो गया क्या? yes sir, yes क्या हो गया, sir, पॉजिटिव हो गया। Positive. इसीलिए दो ऑप्शन आएंगे, एक माइनस के साथ और एक plus प्लस के साथ। अब समझ में आया क्या क्वेश्चन? yes पूरा फिगर बना लो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो उन दोनों पॉसिबिलिटीज को देखो, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो या प्लस में होगा माइनस होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, एक क्या होगा लेफ्ट ऑफ I1 और दूसरा क्या है राइट ऑफ I2। तो एक में अगर लेफ्ट ऑफ I1 है तो माइनस हो जाएगा, और राइट ऑफ I2 है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो दो, और बीच में नहीं हो सकता, नॉट इन बिटवीन, नॉट इन बिटवीन, वायर नॉट इन बिटवीन, बीच में रखने से इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नेट फोर्स कैंसिल नहीं होगा। चलो, सारी बात समझ में आ रही? yes sir, ठीक है, तो सिर्फ रटा रटा नहीं था, कई सारे कंसेप्ट लगा के फिर ये क्वेश्चन दिया गया ना। yes sir, मतलब डिनोमिनेटर में तो I1 माइनस I2 ही आ रहा है, लेकिन एक बार राइट साइड में आ रहा है, एक बार लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके प्लस माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, yes नोट sir, कर लिया क्या सभी लोगों ने? जल्दी से चलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की तरफ।
यस सर कर लिया। सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन इसके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन नोट करें, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो जरूर नोट करें। यस सर। एम्पियर सर्किट लॉ, ओके ठीक है, चले एम्पियर सर्किट लॉ पे। यस सर। ये हमने कल डिस्कस किया था। गॉस लॉ किसमें होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एम्पियर लॉ किसके हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के। क्या होता है भाई गॉस लॉ? मेरे पास था इलेक्ट्रिक के लिए, कल की स्लाइड में होगा। एम्पियर सर्किट लॉ किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। एम्पी गॉस लॉ में हमने देखा था क्लोज सरफेस होना चाहिए 3D फिगर में। एम्पियर लॉ क्लोज कर्व होना चाहिए 2D फिगर के लिए। ठीक है, इसमें हम फ्लक्स निकालते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ। इसमें हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ। इसमें गॉस लॉ में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते हैं एरिया वेक्टर के साथ। हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते हैं लेंथ के साथ। ठीक है, ये तो सारी बात स्क्रीन पे बहुत ध्यान से पढ़ लो, एक बार देख लो, फोटो खींच लो, समझ जाओ। ठीक है, ये कल मैंने लिखवाया था, अगर जिस किसी ने छूट गया तो फिर से लिख लीजिए, वरना बोलिए अगर लिखा हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। यस सर। लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे गॉस लॉ में हम क्या बोलते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू इन, यही बोलते हैं क्या गॉस लॉ? उसी तरह टोटल मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू इनटू आई इन। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। उसमें क्या होता है? एरिया इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, इसमें क्या होता है? एरिया इंटीग्रल। एरिया पे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू इनटू आई इन, जो वायर के अंदर है। ठीक है, ये सारी ये वाला स्लाइड भी हो गया था। अब देखो, ये बात हमने स्क्रीन पे एक पे स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल किताब है, उससे मैंने एक पैकेज है वहां से निकाला। जरा इसको ध्यान से एक एक लाइन पढ़ लो और मुझे तुम बताओ तुम्हें हर बात समझ में आ गई क्या? मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम, एवरी लाइन प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत ध्यान से पढ़िए एम्पियर सर्किट। एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया, यानी जो उसके अंदर से क्रॉस हो। यही मैंने बताया था क्या? यस सर। और ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवा दिया था। ठीक है, मतलब सही पढ़ाया था मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया। ठीक है, और अब क्या इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ बेटा, जो गॉस लॉ में, क्या गॉस लॉ क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड करता था कि नहीं? नहीं डिपेंड करता था। तो इसका मतलब दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। वो सिर्फ ये बताता था कि क्लोज होना चाहिए। उसी तरह ये लॉ भी जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज पाथ। ये आप बात नोट कर लीजिएगा सर अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा, और उसमें जब हम गॉस लॉ लगाते थे, क्या आउटसाइड चार्जेस को कंसीडर करते थे? करते थे क्या कि नहीं करते थे? नो सर, इनसाइड। तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोल रहा है कि एनी करंट आउटसाइड द क्लोज पाथ, जो करंट क्लोज पाथ के आउटसाइड होंगे बाहर, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक ऑफ द लॉ। ये 2 पॉइंट्स प्लीज अपने कॉपी में नोट करिएगा, जहां आपने एम्पियर सर्किट लॉ लिखा है वहां नोट कर लीजिए हेडिंग डाल के। और एक बात यहाँ और नोट करिएगा कि ये जैसे गॉस लॉ के लिए बेटा हम कोई सिमेट्रिकल शेप चूज करते थे, चाहे वो तो कभी हम स्फीयर चूज करते थे, कभी हम सिलेंडर चूज करते थे। तो याद आ रहा है क्या कुछ? यस सर। तो इसी तरह जब एम्पियर लॉ लगाएंगे तो हम जो शेप चूज करेंगे वो कोई रैंडम शेप नहीं चूज करेंगे, बल्कि हम कैसा शेप चूज करेंगे? सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक ऐसा शेप होगा जिससे जो शेप हो वो सिमेट्रिक हो, जैसे सर्कल हो गया, इस तरह का कुछ हम चूज करेंगे। ठीक है, या स्क्वायर हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया। ठीक है, फाइन। अब देखो ये फिगर, मैं जरा इस फिगर को देखता हूं। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो इस फिगर में देखेंगे ये रहा मेरा, ये जो है ये है एम्पेरियन लूप। जैसे वो गॉसियन लूप होता था, ये क्या हो गया? एम्पेरियन लूप। और इसमें आप देख सकते हैं कि I5 और I4 जो ये आउट है,
और I1 I2 और I3 क्या इन है। तो टोटल करंट जब आप निकालेंगे तो I1 माइनस I2, क्योंकि I1 और I3 को आउटसाइड है तो प्लस ले लिया, और I2 देखो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनसाइड, तो उसको क्या कर दिया माइनस। कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो So, तो ये पूरी बात जो है आप अपने नोट्स में इसको चिपका लीजिए अगर, और मुझे बताइए जब नोट्स हो जाए। ये डायग्राम भी बना लीजिए और जितना कुछ इस पे लिखा हुआ एक तरफ से जल्दी से कॉपी कर डालिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया वैसे आप भी वो अंडरलाइन करके समझिए कि एम्पियर लॉ की क्या क्या खास बातें। यस, इज इज डन, सारी बात लिखी जा चुकी। ओके ठीक है, बाकी मैंने शॉर्टकट को बताया दिया था, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखते एक आध न्यूमेरिकल वगैरह देना देखना शुरू करते हैं, चले आगे। yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहला जो केस हम एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर उठाएंगे वो उठाएंगे किसका, इनफाइनाइट थिन वायर। वैसे आप इनफाइनाइट थिन वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, जानते हो नहीं जानते हो यार? Yes, sir. ठीक है, इसको डिराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इनफाइनाइट थिन वायर और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो याद करिए जैसे गॉस लॉ में जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, आप उस पॉइंट से पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, Yes, करते sir. थे, और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हुआ करता था। सिमेट्रिक मतलब या तो हम स्फीयर बनाया करते थे या तो हम सिलेंडर बनाया करते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे भी जो हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे वो सिमेट्रिक बनाएंगे। सिमेट्रिक का मतलब या तो वो कुछ स्क्वायर के शेप का होगा, या तो फिर वो किसी रेक्टेंगल के शेप का होगा, या तो फिर वो किसी सर्कल के शेप का होगा। क्या ये शेप होना जरूरी है एम्पियर लूप के लिए? नहीं सर, ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि एम्पीरियल लॉ तो किसी भी शेप के लिए लगाया जा सकता है। तो फिर हम बेवकूफ है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में क्या, समझ में आ रही बात? ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है एक वायर के सिमेट्रिक क्या होगा, सर्कल। एक वायर के सिमेट्रिक क्या होगा, सर्कल। Yes, तो हम sir. क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक लूप बनाएंगे। पहला स्टेप क्या, ड्रॉ अ सिमेट्रिक लूप। ड्रॉ अ सिमेट्रिक लूप। क्या सिमेट्रिक लूप का बनाना जरूरी है किसी भी एम्पीरियल लॉ के लिए? सभी लोग बोलो, क्या एम्पीरियल लॉ के सिमेट्रिक लूप? नहीं। तो हम सिमेट्रिक लूप क्यों बनाते हैं, क्यों इतना मुसीबत पालते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी। अभी देखो तुम कह रहे, तो हमने एक सिमेट्रिक लूप बनाया एक सर्कल के फॉर्म में। सर्कल लग रहा है क्या, काम चल जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. चल जाएगा. अभी मत कहने लगना कि सर आप आर्टिस्ट नहीं हो, फिजिक्स पढ़ाता हूं। काश थोड़ा बहुत ड्राइंग सीख ली होती। बचपन में मेरे को ड्राइंग पसंद नहीं थी, अब मेरे को समझ में आ रहा है काश थोड़ी बहुत ड्राइंग वाली क्लास में अटेंशन पे कर देता, आज जो है इतनी बेइज्जती ना होती। अभी भी नहीं बन रहा। नहीं सर, ठीक है ये. ना, अब तो मैंने ईगो पे ले लिया, सर्कल ही बना के छोड़ूंगा, भले पूरा दिन चल जाए। ये अब सही है, बोल दो ना हाँ सर सही है।
यस थोड़ा सर, सा सही। टेढ़ा है। अरे यार तुम भी ना बिल्कुल दिल पे लेके, थोड़ा सा टेढ़ा है, काम चला लो ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट मेरे पास पी रहा, यहाँ से मैंने क्या मान लिया, डिस्टेंस आर। ओके, अब आपसे मैं पूछूं तो आपको ये पता होगा कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यस 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 सर, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करूं तो ये इस डायरेक्शन में होगा, यस सर, और डीएल बीसी डायरेक्शन में होगा क्या? यस सर, थीटा क्या मिल गया, 0। यस सर। चलो एक पॉइंट यहाँ चूज कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डीएल बीसी डायरेक्शन में, थीटा क्या मिल गया, 0। यहाँ चूज कर लो, बी किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, थीटा क्या मिल गया, 0। मतलब इस इलेक्ट्रिक लूप को चूज करने का एक फायदा हो गया क्या, कि एट एवरी पॉइंट थीटा इज 0। 0 एट एवरी पॉइंट अगर तुम सर्कल के बजाय कुछ और बना देते तो हर पॉइंट पे थीटा लगाता ना। यस सर। एट एवरी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब जरा एम्पियर लॉ लगाए हम, एम्पियर लॉ लगाओ तो एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल DL इज इक्वल टू म्यू equal नॉट to आई इन, एक ही करंट है तो उसी को ले लो तुम। तो ये क्या होगा बेटा, b की वैल्यू b होगी, dl की जगह क्या, क्या मैं इसको b dl cos 0 लिख सकता हूँ, यस सर, इंटीग्रल, और म्यू नॉट आई हो गया। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये b की वैल्यू थीटा क्या cos 0 1, क्या मैं बोल सकता हूँ कि b मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, यस सर। एट एवरी पॉइंट ऑफ द लूप, क्योंकि रेडियस सेम है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ लूप। इसका मतलब b बाहर आ सकता है क्या, मतलब मुझे मिल गया b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू। अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dl का क्या मतलब है, छोटे छोटे लेंथ को जोड़ूंगा तो क्या मुझे इस लूप का पूरा लेंथ मिल जाएगा, यस 2 पाई आर, और ये मेरे पास पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर, वेरी गुड, तो वही सर पुराना फॉर्मूला पहुंच गया मेरे पास, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी का फॉर्मूला आ गया, चटाचट यार, उसको ऊपर लिख, वही पुराना ना जो हम लोग चाय खाने में पढ़ा करते थे, है ना, यही वाला है क्या, देखा था क्या केजी क्लास में, नहीं देखा था, मैं तो देखा था, सर। है ना, तुम्हारा स्कूल अलग था बेटा, जहाँ केजी में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते थे, इनटू 2 पाई आर। ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो हमने डिराइव किया था इंटीग्रेशन करके, बायोट-सेवर्ट लॉ लगा के ना, नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। इतना तमाशा करने के बाद ये फॉर्मूला आया था, यहाँ तो एम्पियर भाई ने मुझे फौरन ले लिया। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो सर आप सवाल ही आ रहा है सर, ये क्यों पढ़वा रहे हैं आप, जब ये आप पहले डिराइव कर चुके थे, है ना, क्यों पढ़वा रहे हैं, अभी समझ में आएगा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो सारी बात लिखेगा कि डी इंटीग्रेशन डीएल क्या था, टोटल वायर आ गया डी, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द वायर। हो गया सर। ठीक है, चले आगे। तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो मेरे को ये मिला, जब बी आया वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मतलब जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। बी वर्सेस आर बनाऊंगा तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इस ग्राफ को क्या हाइपरबोलिक बोलते हैं क्या, मैथ्स के बच्चे हो इतना तो पता होना चाहिए। हाइपरबोलिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली थिन वायर इज हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग। हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या, जल्दी से बोल सकते हैं। जल्दी से बनाओ, ठीक है, इसको बनाओ फिर आगे बढ़ो। यस सर। हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग। कोई किसी का म्यूट नहीं है, आवाज कंटिन्यूअस आ रही है, एक बार जरा सभी लोग म्यूट कर लें अपना। हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग। अब आ गए वो क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा गया और नीट में पूछा गया।
कि सर अगर हम थिन वायर की वजह से सॉलिड वायर ले रहे हैं, मतलब वायर कुछ थिकनेस रखता हो। अभी तक हमने जो केस डिराइव किया इसमें क्या माना, थिन वायर। थिन वायर का मतलब क्या हुआ, इसका कोई थिकनेस नहीं है, वायर का कोई थिकनेस नहीं है। लेकिन अगर हम कोई थिक वायर ले लें, कोई मोटा वायर ले लें, तो क्या होगा, तो वायर का कुछ थिकनेस होगा। तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में कुछ फिगर टाइप का दिख रहा है क्या? यस सर, अच्छा, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ऊपर से देखने पे भी वायर दिखेगा, क्रॉस सेक्शनल समझते हैं ना वायर के, वायर। अच्छा, आप लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू समझते हैं क्या, ऊपर से देखने पे वायर कैसा दिखेगा? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट सॉलिड वायर। जैसे बेटा आपको याद होगा एक बार मैंने केस लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड कंडक्टर का। तो सॉलिड स्फीयर जब होता था तो एक बार अंदर निकालता था इनसाइड द स्फीयर, एक बार ऑन द सरफेस, एक बार आउटसाइड द स्फीयर, है ना, और एक बार ऑन द मार्स, एक बार ऑन द मून, ऐसा भी निकालता था। नहीं, ये कहाँ बोल दिया मैंने, ऐसा नहीं होता था ना। ठीक है, तो हम ये इनफाइनाइट सॉलिड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्या? इनसाइड वायर, दूसरा ऑन द सरफेस और आउटसाइड, और तीसरा केस बनेगा क्या, आउटसाइड। आउटसाइड द वायर। बाहर कितना होगा, ये वही सेम फार्मूला है जो हम अप्लाई करते थे गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही वाला फॉर्मूला एक बार इनसाइड लेके गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वहां पे इनसाइड लेके सॉरी, हाँ वहां गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहाँ क्या बनाएंगे, एम्पीरियर सरफेस, सरफेस नहीं, लूप। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने देखो फर्स्ट फिगर ये रहा ना, मैंने ये वायर बनाया मोटा सा। अगला स्लाइड पे चलो, क्या अगले स्लाइड पे चलो, इनसाइड का तो ये पहले आउटसाइड का निकालते ना, आउटसाइड वाला आसान। पहले कौन सा निकालते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड। तो हमने क्या क्या बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है और इसकी कुछ थिकनेस है, यहाँ पे लेना है। अच्छा बताओ, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है सबसे पहले वहां से एक क्या ड्रॉ करते हैं, एम्पीरियल लूप। वो एम्पीरियल लूप किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम किसी भी शेप का नहीं बनाएंगे। हम कैसे शेप का बनाएंगे, सर्कुलर सिमेट्रिक बनाएंगे। और सेंटर से डिस्टेंस ले लिया क्या, स्मॉल आर। ठीक है, इस एम्पीरियल लूप पे मैं क्या लगा दूं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी डॉट डीएल करूंगा तो क्या मुझे b इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, अभी ऊपर ऊपर निकाला मैंने। यस सर, और म्यू नॉट आई आ गया, आई पूरा का पूरा आ गया क्या उस लूप के अंदर। इसमें क्या होगा, होल करंट इनसाइड लूप, पूरा का पूरा करंट अंदर समा गया, होल करंट इनसाइड लूप। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा आ गया क्या, अरे वाह 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 वाह, अपॉन 2 पाई आर। सर ये वही वाला फॉर्मूला आ गया जो हमारा थिन वायर केस होता है। अब जरा तुम मैच करो गॉस लॉ से। गॉस लॉ में जब तुम आउटसाइड द स्फीयर होते थे तो जो फॉर्मूला आता था वो पॉइंट चार्ज एट द सेंटर की तरह आता था क्या? यस सर। तो क्या यहाँ पे भी वही कमाल हो रहा है? यस सर। चीजें कितना ज्यादा मिली हुई है ना, थिंग्स आर वेरी मच मिक्स्ड, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आउटसाइड का आ गया। अब कहाँ पहुंचते हैं हम, सरफेस पे। तो अगर मैं सरफेस पे पहुंचूंगा तो स्मॉल आर, अगर मैं सरफेस पे यही बता दूं कहीं पे, यस सर, यही बना देता हूँ। सरफेस की अगर बात करूंगा, 1 मिनट, इस फिगर को थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि जगह मेरे को। तो ये केस तो ये हो गया आउटसाइड का। दूसरा केस क्या है मेरे पास, सरफेस पे। सरफेस का मतलब है जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा क्या, बोलो। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, क्या आ गया, यस सर। आई बाय 2 पाई कैपिटल आर आ गया। ठीक है, अब एक लोचा पड़ रहा है क्या, इनसाइड। पहले इसको नोट करो फिर उसको। आउटसाइड द स्फीयर हो गया, सरफेस हो गया इनसाइड का। एम्पियर लॉ लगाया आउटसाइड में, सिमेट्रिक। एक चीज आप लिख लीजिए जरा नोट करके, फिर से लिखवा दूं क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्पीरियन लूप कैन बी ऑफ एनी शेप। एम्पीरियन लूप सभी लोग लिख लेना, जो बच्चे कंपटीशन निकालना चाहते हैं, जो नहीं निकालना चाहते वो मत लिखिए। एम्पीरियन लूप कैन बी ऑफ एनी शेप
but we choose symmetrical. circle for symmetry. Yes, sir. इसके लिए चूज करते हैं हम तो वैसे कंसेप्चुअली तो एम्पियर ने बोला तुम कुछ भी यूज कर लो, लेकिन हमने इसलिए चूज किया मैथमेटिकल डेरिवेशन आप करेंगे और सिमेट्री की वजह से हम सर्कल चूज करते हैं, वरना कंसेप्ट तो कहता कुछ भी चूज कर लो, तुम अंडा बना दो, क्या फर्क है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर. Sir, हो गया नोट. हाँ बी. ठीक है, चलिए इन साइड वाला बनाते हैं, इन साइड पे आ जाओ जरा। Yes, sir. इन साइड पे जैसे वहां पे बनाते थे हम लोग, क्या जहां पे ये रहा मेरे पास थिक वायर, थोड़ा मोटा बनाइएगा, मेक अ समवॉट थिकर, और मेरे को यहाँ पे निकालना है, और ये हो गया मेरा सेंटर लाइन। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हमें निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, हम वहां गॉस लॉ में एक स्फीयर बनाते हैं, यहाँ क्या बना देंगे, Sphere. और इसका इस रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर, और टोटल रेडियस कितना हो गया कैपिटल आर। ठीक है, तो हम जो करंट लेंगे, हमको सिर्फ ये वाला करंट चाहिए जो इस लूप के अंदर है। तो अगर मैं एम्पियर लॉ लगाऊं तो बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट आई इन, तो मैं टोटल वायर का करंट निकालूं या फिर वो करंट निकालूं जो एम्पियर के लूप के अंदर है। जो एम्पियर के लूप के अंदर है. ठीक है, तो एम्पियर लूप के अंदर अगर मैं देखूं तो करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर पे। ठीक है बेटा, करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर पे, पूरे वायर पे करंट इसलिए यूनिफॉर्म है। हमको कौन सा करंट चाहिए, हमारे लिए आई इन तो ये है, आई इन तो ये, हमने क्या किया टोटल करंट को डिवाइड कर दिया टोटल एरिया से और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे गिवन एरिया से। यही, ये तो आई होप ये तो इतना इस लेवल पे तो आप समझ सकते हैं कि यही करना होगा सब। Yes. अजान हो रही है, जरा बेटा 1 मिनट वेट। हाँ बी. हाँ ठीक है, तो देखिए मुझे सिर्फ टोटल करंट आई इन चाहिए, तो मैंने टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट को हम क्या मान रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, Yes, sir. अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फिर तो मैं ये नहीं लगा सकता। जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, मैं वो भी कराऊंगा कि उसमें क्या है ना, करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फिर तो ये नहीं कर सकते हम। तो ये बेटा यहाँ से कैंसिल होगा, तो आई गॉट टोटल करंट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दो, क्या इसको मैं b इंटू 2πr लिख सकता हूँ, अभी जैसे मैंने पीछे लिखा। Yes, sir. Yes, sir. म्यू नॉट आई, इसको उठा के लाता हूँ फाइनली यहाँ पे,
ये यहाँ पे रखो, इसको उठा के ले आया तो आई विल गेट b इंटू 2πr म्यू नॉट आई इन की जगह टोटल आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2πr, ये r इसको कैंसिल करेगा, आई विल गेट म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर। रटा होना चाहिए। Yes. तो इनसाइड की वजह से इनसाइड द वायर, तो इनसाइड द वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो यह है, नोट कर लो इसको। यस सर हो गया। ठीक है, Yes, inside sir. में। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, नोट करिए सभी लोग। पहले हमने क्या किया, म्यू नॉट आई है, एम्पियर लॉ लगा, एम्पियर लॉ से टोटल करंट, हमने सिर्फ वो करंट लिया जो उस लूप के अंदर है। तो टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया और फिर वो वाला एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जो मेरा लूप का एरिया है ना। ठीक है, Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया इनसाइड के लिए वो आ गया म्यू नॉट, इनसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 अपॉन 2πr स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या, इससे मैं देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आ गया क्या? ये Yes, देखो sir. म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप अंदर हैं, अच्छा अगर आप एक्सिस पे आ गए, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आर क्या हो गया 0, आर 0 हो गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0? 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे आप सेंटर पे अगर आप वायर के एक्सिस पे, सेंटर पे, यहाँ पे बिल्कुल एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे आप दूर जाना शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आएगा। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। यस इतना तो पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. और जैसे आप जब बाहर आ जाएंगे तो बाहर के लिए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर आ गया क्या, देखो यहाँ Yes, sir. इसको आप हाइपरबोला बोल सकते हैं। तो बाहर के लिए क्या होगा, ये होगा 1/r। तो मैक्सिमम कहाँ पे, बी मैक्स कहाँ पे मिलता है, सरफेस पे सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन सरफेस। इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन इस बार पिछले 2021 में नीट में पूछा गया और अभी नीचे जेईई में से भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए अब हम कल क्लास करेंगे, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कल डाउट सेशन मिलेंगे और फिर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जितना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थी करंट, अब हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक सोलेनॉइड और टोरॉइड जो कि कल खत्म करेंगे। ठीक, फिर हमारा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। Yes, sir. सिलेबस माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिलेबस बहुत सही स्पीड से चलने लगा। Yes, sir. क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हो जाते हैं, आप लोग मॉड्यूल वगैरह भी कर रहे हैं, पैकेज वगैरह भी अच्छे से डिस्कस हो रहा है। शुरू में आप लोग गड़बड़ चल रहे थे लेकिन जो आप देखता हूँ कि नाउ दिस बैच इज गोइंग ऑन फाइन। तो इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। Sir, हो गया यस note. सर हो गया। ओके, तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. ये इस Thank क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, कल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यस सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस सर ले लिया। ठीक है। नो पीडीएफ में भी इसको डाल दूंगा, यहाँ से ले लीजिए। Yes, sir. तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास से मिलते हैं। मैं किसी Yes. स्टूडेंट को, शारिक सर आ गए, ठीक है, मैं शारिक सर को भेज रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, we'll meet in the next class. Good evening. गुड इवनिंग सर।